हाय। अगर आपका कोई रिलेटिव आईवीएफ अंडरगो कर रहा है तो उसके साथ आपने ये जेनेटिक टेस्टिंग्स का नाम शायद सुना होगा। पीजीटीए, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, पीजीटीएम वगैरह वगैरह। तो ये प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें क्या टेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या रूल आउट कर सकते हैं, इसका यूज़फुलनेस कितना है, मतलब कितना उस पर रिलाय कर सकते हैं, और सब केसेस में करना क्या मैंडेटरी है या किसी खास चीज़ में ही उसका इंडिकेशन होता है और कौन से केसेस में फिर उसका इंडिकेशन होता है। तो आइए जानते हैं उसी के बारे में, और उसके रिस्क क्या है वो भी आप जानना चाहोगे, राइट। तो यही सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक एज यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले वीडियोस बनाती हूँ। और आज का जो ये वीडियो टॉपिक है ये हमारे ही एक व्यूअर ने सजेस्ट किया हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही किसी टॉपिक पे क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के भेजिए ताकि उसके बारे में मैं आगे का वीडियो बना सकूँ। तो जेनेटिक टेस्टिंग का फंडा समझने के लिए पहले आपको जेनेटिक समझ के लेना पड़ेगा। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो जेनेटिक मेकअप है वो 46 क्रोमोसोम से बना हुआ होता है, मतलब अपने हर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जब एग बनता है तो ये सेल डिवाइड होते हैं और उसमें से जो क्रोमोसोम्स है हाफ पार्ट एक एग में जाएगा, हाफ पार्ट दूसरे एग में जाएगा, मतलब 46 का 23 ऐसे डिवीजन होता है। सिमिलरली जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है तभी भी ऐसा ही डिवीजन होता है और 46 का हाफ पार्ट एक स्पर्म में जाएगा 23 और दूसरा पार्ट दूसरे स्पर्म में जाएगा। और जब एम्ब्रियो बनता है तो एग और स्पर्म के फ्यूजन से एम्ब्रियो बनता है, तो उसमें 23 क्रोमोसोम एग से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम स्पर्म से आ रहे हैं और उससे जो 46 बन रहा है उससे वो एम्ब्रियो का जेनेटिक मेकअप बनता है। तो अभी कभी कभी किसी केस में ये डिवीजन में गड़बड़ हो सकता है, मतलब 46 जब डिवाइड होता है उसमें गड़बड़ होके सिमिलर डिवीजन नहीं होगा और किसी एक एग में 22 जाएगा, किसी एक में 24 जाएगा, एक आध क्रोमोसोम कम या ज़्यादा जाएगा और उसकी वजह से जो रिजल्टेंट एम्ब्रियो बन रहा है उसमें एक आध क्रोमोसोम कम या ज़्यादा आ सकता है, जिसे हम बोलते हैं अनयूप्लॉइड। और ये कॉमनेस्ट रीज़न है डाउन सिंड्रोम का, या हम देखते हैं जो मेंटली रिटार्डेड बेबीज है वहाँ पे भी ये कॉमनेस्ट रीज़न हो जाता है। तो इसी के लिए हम जब आपका एम्ब्रियो बनता है आईवीएफ से तब उसको ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज तक ग्रो होने देते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में सेल्स वहाँ पे दो टाइप के सेल्स में डिवाइड होते हैं, एक जो है इनर सेल मास जिससे एक्चुअली बेबी बन रहा है, और दूसरा जो है कवरिंग जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म जिससे प्लेसेंटा बनने वाला है, मेम्ब्रेन्स बनने वाले। तो उस स्टेज में वो जो कवरिंग है उसके कुछ सेल्स हम निकाल के लेते हैं, इनर सेल मास को धक्का नहीं पहुंचाया जाता। इस तरह से हम ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी करके अनयूप्लॉइड स्क्रीनिंग करते हैं जिसे हम पीजीटीए बोलते हैं। तो क्या ये सारे केसेस में एडवाइस होता है? तो नहीं, क्योंकि ये एक इन्वेजिव टेस्ट है। तो कोई भी इन्वेजिव टेस्ट तभी एडवाइस किया जाता है जब उसका इंडिकेशन है, और इंडिकेशन कब रहेगा? जब ये अनयूप्लॉइड होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो कौन से केसेस में ये रिस्क ज़्यादा रहता है? अगर मदर का एज 35 से ऊपर हो तो उस केस में एम्ब्रियो में अनयूप्लॉइड रहने का रिस्क ज़्यादा रहता है। दूसरा रिस्क, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोम है या प्रीवियस बेबी है डाउन सिंड्रोम का तो वहाँ पे भी ये रिस्क ज़्यादा रहेगा। किसी का 2-3 बार आईवीएफ फेल हो चुका है, मतलब अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए थे लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हुए, तो उसका रीज़न भी एम्ब्रियोनिक अनयूप्लॉइडिस हो सकता है, उस केस में भी ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। और एक तरह का टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं पीजीटीएम, जिसमें हम सिंगल जीन डिसऑर्डर मोनोजेनिक डिसीज़ के लिए टेस्ट करते हैं। तो हर क्रोमोसोम पे थाउजेंड्स जीन होते हैं, तो हर एक जीन एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो किसी की फैमिली में कोई सिंगल जीन डिसऑर्डर का हिस्ट्री चलता आ रहा है, जैसे कि थैलेसेमिया है, फैमिली के सारे जिसमें वो बेबी अफेक्टेड रहेगा, जिसमें वो जीन के दोनों टाइप अफेक्टेड रहेंगे, दोनों वेरिएंट, वहाँ पे वो डिसीज़ हो जाएगा। और अगर एक वेरिएंट अफेक्टेड रहेगा तो वो पर्सन कैरियर बनेगा, लेकिन ये फैमिलियल चलता आ रहा है, या प्रीवियस बेबी है थैलेसेमिया का। तो ऐसे केस में आने वाले आगे के एम्ब्रियोज में वो सिंगल जीन डिसऑर्डर नहीं है ना, ये टेस्ट करने के लिए ये इंडिकेटेड होता है। तो ये हो गया पीजीटीए और पीजीटीएम के बारे में। अभी हम देखेंगे कि इसका यूज़फुलनेस या रिलायबिलिटी कितना है।
तो कोई भी टेस्ट में थोड़ा-सा एरर हो सकता है, तो इसीलिए इवन तो ये टेस्ट करने के बाद भी प्रेगनेंसी में जो भी टेस्ट होता है, जैसे कि 3rd मंथ में स्क्रीनिंग होता है, वो सब हम एडवाइस करते हैं कि वो सब करना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आगे का वीडियो कौन-सा चाहिए वो नीचे कमेंट में लिख कर भेजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए।